हाय गाइस, दिस इज योर ज्वालामुखी मैम एंड आज मैं लेकर आ गई हूँ हमारे क्लास 9th इकोनॉमिक्स के चैप्टर पीपल एज रिसोर्स का वन शॉट। बच्चों, ये वन शॉट कोई नॉर्मल वन शॉट नहीं है। इस वन शॉट में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट टिल द वेरी एंड, एक एक कंसेप्ट को समझते चलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया सा वन शॉट होने वाला है, क्योंकि एक बारी आप इस वन शॉट को देखोगे और पूरा चैप्टर आपको जो है झट से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों, मेरे को पता है कि आप लोग ये पूछ रहे हो कि मैम इसके नोट्स हमें कहां मिलेंगे। तो हमारी PW ऐप पे आपको इसके नोट्स मिलेंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। उसी के साथ में एक और चीज आप बच्चों को बता दूं कि आप जैसे कई लाखों बच्चे हमारे PW के साथ हर साल पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। तो अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में पता करना है या उनको देखना है, तो उसके लिए भी आप लोग हमारे PW ऐप पे जा सकते हैं, जिसका लिंक ऑलरेडी गिवन है। अभी तक हमने बात करी थी कि ये जल, ये वायु, ये मिट्टी, ये जमीन, ये सारी चीजें तो एक संसाधन होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं। लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग्स भी रिसोर्सेज हो सकते हैं? तो कैसे हो सकते हैं? और मैम हमको भी रिसोर्स बनना है, तो कैसे बनना है भाई रिसोर्स? ठीक है, आप वैसे मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ बच्चों कि आप लोग एक्चुअली रिसोर्स बनने की तैयारी ही कर रहे हो, तो थोड़े टाइम में बन ही जाओगे। लेकिन कैसे एक ह्यूमन बीइंग एक रिसोर्स बनता है, एक सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए एक एसेट बनता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोग आज के हमारे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो फटाफट से चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेरे बच्चे ये चैप्टर है, पीपल एज रिसोर्स इस चैप्टर का नाम है। और फटाफट से यहां पर आ जाते हैं कि बात किस चीज की हो रही है। तो बेसिकली दिस चैप्टर अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द पॉपुलेशन एज एन एसेट और अ लायबिलिटी। ठीक है, बेसिकली बच्चों ये चैप्टर आपको ये बताने की कोशिश करता है कि एक जो ह्यूमन बीइंग है, एक जो व्यक्ति है, क्या वो एक एसेट बनेगा? ठीक है, क्या वो एक एसेट बनेगा या फिर क्या वो एक लायबिलिटी बनेगा? बहुत लोग यहीं पे अटक जाते हैं कि एक एसेट क्या होता है, एक लायबिलिटी क्या होता है। बड़ी सिंपल सी बात है मेरे बच्चे। देखो, सपोज मैं एक प्रॉपर्टी खरीदती हूं, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के खरीदने से खरीद नहीं रही हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉपर्टी खरीदती हूं बच्चों, उस प्रॉपर्टी के खरीदने के बाद मैं उसे जो है किराए पे चढ़ा देती हूं, हर महीने मेरे को जो है रेंट आ रहा है। वाओ, अमेजिंग। तो इससे क्या हुआ है कि मेरी जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, वो वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो बेसिकली वो जो प्रॉपर्टी है वो मेरे लिए एसेट है। मतलब जिस भी चीज से वैल्यू इंक्रीज होती है, वैल्यू बढ़ती है, वो हर चीज एक एसेट होती है। कि अगर एक इंसान कल को चलकर काम धंधा कर रहा है, पैसा कमा रहा है, इकोनॉमी में, देश में वो पैसा जा रहा है, दैट मीन्स कि वो इंसान अपने देश की इकोनॉमी में एक वैल्यू ऐड कर रहा है, एडिशन कर रहा है। ठीक है, तो वो इंसान एक एसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक एसेट कहलाएगा। वहीं पर बच्चों, जैसे कि अगर मैं लोन लेती हूं बैंक से, ठीक है, बैंक से मैं लोन ले रही हूँ, उस लोन पे मेरे को जो है बहुत सारा ब्याज भी भरना पड़ रहा है, इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, बहुत सारा मेरा पैसा, 2 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन वो 2 करोड़ का 4 करोड़ हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट भी जा रहा है। मतलब कि मेरी बहुत सारा मेरा पैसा उस लोन को देने में चला गया है। दैट इज अ लायबिलिटी। मेरे सर पे वो चीज, वो लोन जो है एक बोझ है। ठीक है बच्चों, तो इसी वजह से जो चीज एक बोझ है, जो एक नेगेटिव तरीके से आप देख सकते हो, जो चीज एक बोझ है, जो कि वैल्यू डिक्रीज कर रही है आपकी, वो हो जाती है एक लायबिलिटी। मतलब कि एक इंसान बिल्कुल अपने घर में बैठा है, ना बिना कमाए, ना कुछ करे, तो वो क्या है, बोझ हो गया है सोसाइटी पे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट अर्निंग टू डू समथिंग, टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग इन द सोसाइटी। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है वो इंसान, तो वो क्या हो गया? एक लायबिलिटी हो गया। बट यहां पर बच्चों हम लोग पॉपुलेशन को समझने वाले हैं एज एन एसेट। कैसे हमारी जो पॉपुलेशन है, जो भारत देश की इतनी छोटी या बहुत बड़ी जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या को हम एक एसेट कैसे बनाएंगे, आज के सेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं। तो यस, पीपल एज अ रिसोर्स, वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। तो कौन से वो लोग हैं जो रिसोर्सेज हैं, क्या क्या वो काम कर रहे हैं, कितना वो जो है देश में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना पैसा, अपनी स्किल्स के थ्रू, एंड कितना पैसा वो कमा रहे हैं, कितनी प्रोडक्टिव स्किल्स उनको आती हैं, वो सारी चीजें देखकर। इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और कितना वो इंसान देश की जो इनकम है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपना योगदान दे रहा है। व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड हेल्दी, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो मेरे बच्चे, जब हमारा कोई ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन बीइंग है, हम उसे और ज्यादा बेहतर बना रहे हैं। कैसे और ज्यादा बेहतर बनाएंगे? थप्पड़ मार के नहीं,
कि सीख जा, सुधर जा, नहीं, ऐसे नहीं बच्चों। हम उसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसकी हेल्थ पे फोकस करेंगे, उसके स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। साथ ही में अगर हम उसे और भी स्किल सिखाते रहे जिससे कि वो इंसान और डेवलप हो जाए, और बेहतर हो जाए, और बेहतर पैसा कमाने लगे, तो इसमें हम कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कर रहे हैं हम? उसी ह्यूमन बीइंग को और रिफाइन करते जा रहे हैं, और बेहतर बनाए जा रहे हैं, उसकी स्किल्स को और इंप्रूव करते जा रहे हैं, और उसकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। तो दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति, बच्चों सिंपल सी बात है, ये सारा जो हमने पढ़ा है ना, इससे बस एक ही बात हमें पता चलती है कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो रिसोर्स बन सकता है, उसकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकती है सिर्फ मात्र 3 चीजों से। कौन सी है वो 3 चीजें? मेरे साथ में बोलो। सबसे पहली चीज है कि उस इंसान को आपको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, उसको अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करानी पड़ेगी। दूसरी चीज है कि उसकी हेल्थ जो है, जो उसका स्वास्थ्य है, उस पर ध्यान देना होगा, ताकि वो अगर बीमार पड़े तो भाई क्या होगा, फिर वो घर में बीमार ही पड़ के बैठ जाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसके स्वास्थ्य पे अच्छे से ध्यान देना है। एंड द थर्ड थिंग इज स्किल्स। ठीक है, स्किल्स सिखानी है हमें उस हर इंसान को जिसको हम और भी ज्यादा डेवलप कराना चाहते हैं। तो ऐसे हमारा ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, ऐसे हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ऐसे एक ह्यूमन बीइंग एक एसेट बनेगा। एज सिंपल एज दैट। चलो, यहां पर जो है मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगी, और इन 2 कहानियों को हम क्यों सुनने वाले हैं मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगी। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ, कहानी है सकल और विलास की। दोनों बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से, और ये दोनों बच्चे क्या है, दोनों बच्चे एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन दोनों की कहानियां बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सकल की कहानी को देखिए फटाफट से। 2 फ्रेंड्स विलास सकल लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर गांव में रहते हैं। सकल वाज अ 12-year ओल्ड बॉय। सकल 12 साल के हैं। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स। तो उनकी माँ जो है बच्चों एक हाउस वाइफ है, घर का काम करती हैं। एंड हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड। और उनके जो पापा हैं वो खेत में काम करते हैं। Sakal helped his mother in domestic chores. He also looked after his younger brother Jeetu and sister Seetu. His uncle Shyam had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. Bhuta, Sheila were eager to teach Sakal, and they forced him to join the village school which he soon joined. तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि सकल बहुत अच्छे बच्चे हैं, ये बिल्कुल वैसे हैं शर्मा जी के बच्चे, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं ना वैसे हैं। तो ये अपनी मम्मी का घर में भी हाथ बटा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, साथ ही में अपने छोटे भाई बहन का भी ख्याल रख रहे हैं। इनके एक अंकल भी इनके साथ रहते हैं जिनका नाम है अंकल श्याम। अंकल श्याम जो है बच्चों, उन्होंने 12वीं का एग्जाम दे रखा है, लेकिन वो घर में अकेले बैठे हैं। अकेले तो नहीं बैठे, मतलब और भी लोग हैं, बट खाली बैठे हैं। ठीक है, तो ही इज सिटिंग आइडल इन द हाउस बिकॉज उनके पास कोई नौकरी नहीं है, तो बेसिकली ही इज अनएम्प्लॉयड, वो बेरोजगार है। बूटा और शीला जो सकल के माँ बाप हैं, वो बहुत बहुत जद्दोजहद से चाहते हैं कि भाई उनका बच्चा जो है पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छा आदमी बने, बहुत अच्छा पैसा कमाए। जैसे कि बच्चों हम लोगों के सभी के माँ बाप चाहते हैं, वैसे उनके माँ बाप भी चाहते हैं कि हम सकल को पढ़ाए लिखाएं, उसको अच्छी नौकरी कराएं, वो सब चीजें। तो वो लोग जो है सकल को गांव का जो स्कूल है वहां पे भेजते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और सकल जाते भी हैं स्कूल, जाते हैं। ठीक है, स्कूल। नाउ ही स्टार्टेड स्टडीइंग, कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। फादर परसुएटेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज। तो वो बच्चों अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उनके पापा बोलते हैं कि भाई इतनी पढ़ाई क्या, और पढ़ाई करो, आगे भी पढ़ाई करो। तो ही रेज्ड अ लोन फॉर सकल टू स्टडी अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स। और फिर जो है एक वोकेशनल कोर्स क्या होता है, जहां आपको स्किल्स सिखाई जाती है, प्रैक्टिकल काम सिखाया जाता है रादर देन थ्योरी। थ्योरी तो है कि हमने रीड कर लिया, लर्न कर लिया, हो गई, बट प्रैक्टिकल वर्क, असली में वो काम करना सिखाओ। तो यहाँ पे एक कंप्यूटर का कोर्स है, वोकेशनल कोर्स, वो करवाते हैं सकल को। सकल मेरिटोरियस थे, इंटरेस्टेड इन स्टडीज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, विद ग्रेट विगर एंड एंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स, एंड आफ्टर सम टाइम ही got a job in a private firm. He even designed a new kind of a software. तो सकल यार बहुत मेरिटोरियस बच्चे थे, मतलब पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल अव्वल आने वाला जो बच्चा होता है ना, उस तरीके के बच्चे थे, और बहुत पढ़ाई में दिलचस्पी उनकी थी शुरुआत से ही। तो काफी एंथुजियाज्म, काफी एक्साइटेड रह के, बहुत ज्यादा जो है मेहनत से उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट करा। कुछ समय के बाद उनको एक नौकरी मिलती है, और उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर भी उस नौकरी में बनाया, जिसके बाद उनका हो गया प्रमोशन। बॉस ने उनसे खुश होकर कर दिया उनका प्रमोशन। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हुआ क्या है, इस पूरे के पूरे सकल की कहानी में हुआ क्या है, चला क्या है, यहां पर एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट हो गई है। कौन सी साइकिल क्रिएट हो गई है? वर्चुअस साइकिल। वर्चुअस साइकिल क्या है? बहुत अच्छी साइकिल है, मैं आपको बताती हूँ। मैम हमें भी मिलेगी क्या ये साइकिल? नहीं नहीं, सुनो, वर्चुअस साइकिल होती है कि जैसे बच्चों पेरेंट्स है, पेरेंट्स का बच्चा है, पेरेंट्स ये समझ रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अहम है, उसको पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा आदमी बनाओ। तो माँ बाप ने बच्चे को पढ़ाया। अब वो बच्चा कल को चल के, वो बच्चा है ठीक है, बड़ा हो गया है, जैसे सकल बड़े हो जाएंगे, सकल फिर अपने ही साथ में शादी जब करेंगे तो वो भी ढूंढेंगे कि यार मेरे को कोई पढ़ी लिखी बीवी मिले। अब पढ़े लिखे दोनों अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वो फिर कल को अपने बच्चे को भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस कितनी है।
तो वो कल को अपने बच्चे को भी पढ़ाएंगे, उसको भी मेहनत कराएंगे, उसको भी एक काबिल आदमी बनवाएंगे। फिर आगे चल के इनका बच्चा बड़ा हो जाएगा, फिर इनका बच्चा शादी करेगा, वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा। इसी तरीके से बच्चों ये साइकिल चलती रहेगी, जहां पर आपने एक बारी में यू अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यू टॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे आके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर आगे चल के उनके बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और ऐसे ही सोसाइटी ग्रो होती रहेगी, डेवलप होती रहेगी, लोग कमाते रहेंगे, वर्चुअस साइकिल डेवलप हो जाएगी। शकल के केस में तो यही हुआ है, और उनकी जो फैमिली की स्थिति थी उससे भी कई ज्यादा बेहतर मुकाम पे शकल ने उनको पहुंचा दिया, है ना। शकल ने मेहनत करी, और पॉवर्टी में अगर ये लोग थे भी, इतने कोई अमीर थोड़ी ना थे, लेकिन इस गरीबी से बाहर उनको निकाला शकल ने। तो बच्चों पढ़ाई एक ऐसी चीज है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है, इतनी ज्यादा अहम है कि एजुकेशन इज द ओनली थिंग दैट कैन गेट यू आउट ऑफ ऑल योर ट्रबल्स, पॉवर्टी, दिक्कतें जो भी जिंदगी में हो रही है, इट कैन गेट यू आउट ऑफ दैट, ठीक है। तो एक वर्चुअस साइकिल जो है क्रिएट करती है एजुकेशन। आगे चल के देखो विलास के साथ क्या होता है। अब विलास 11 साल के बच्चे हैं, रिसाइडिंग इन द सेम विलेज में रहते हैं शकल की तरह ही, लेकिन विलास's फादर महेश वाज अ फिशरमैन। वॉज क्यों लिखा है अभी बताऊंगी। तो महेश जो थे वो मछली पकड़ते थे, फिशरमैन थे, मछली बेचते थे, ये सारी चीज। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2 years old। तो जब ये मात्र विलास 2 साल के थे, इनके फादर की डेथ हो गई थी। नाउ आफ्टर दैट हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली। लेकिन उसके बाद उनकी जो माँ थी गीता, वो जो है मछलियां बेच बेच के पैसा कमाती थी और उसी से अपना घर चलाती थी, बच्चों का भी ख्याल रखती थी, हर चीज। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड, सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी। शी कुड अर्न ओनली ₹150 इन अ डे। 150 रुपए जो है वो दिन का कमा पाती थी। कौन? शीला। ओके, सॉरी गीता, ठीक है। क्या बोल रही हूं मैं? गलत बोल रही हूं, ठीक है। यहाँ पर जो थी, यहाँ पर आई थिंक शीला थी, बूटा एंड शीला यहाँ पे थे, यहाँ पे गीता है। ओके सॉरी, ठीक है, गीता। तो गीता की बात हो रही है। गीता जो इनकी माँ है वो 150 रुपए दिन का कमा पा रही है मछलियां बेचकर मंडी में। एंड फिर उसके बाद होता क्या है, हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। ओके, विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस। तो विलास को ना अर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है, जिसके बाद इनकी फैमिली के पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो उस विलास का इलाज करा सके। इलाज कराने का पैसा नहीं है। ही कुड नॉट गो टू द स्कूल आइदर एंड ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। देखो यार, यहाँ पे विलास भी वही सेम चीज कर रहे हैं, वो अपनी माँ की मदद भी कर रहे हैं, अपने भाई बहन का ख्याल भी रख रहे हैं, बट उनकी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही उसके पेरेंट्स जो मम्मी है वो भी उसको इतना फोर्स भी नहीं कर रही कि तुम जाओ स्कूल में पढ़ाई करो। वो सब बीमार भी हैं, पढ़ाई भी नहीं कर रहे, तो वो क्या करेंगे? खुद से आगे चल के देखो। After some time, his mother fell sick and there was no one to look after her. There was no one in the family to support them, and Vilas too was forced to sell fish in the same village, and he, like his mother, earned only a meager income. तो यार देखो, इस केस में, विलास के केस में, ही इज ऑल्सो अ हेल्पफुल चाइल्ड। वो अपनी माँ की मदद कर रहे हैं, अपने भाई का ख्याल रख रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, बट हो क्या रहा है, उन्होंने ना तो पढ़ाई लिखाई करी और ना ही उनके स्वास्थ्य का ढंग से वो ख्याल रख पाए, ना अपनी बीमारी को वो सॉल्व कर पाए, क्योंकि पैसा ही नहीं था। जिस वजह से विलास के केस में सेम, मतलब सेम नहीं, क्या हो रहा है, सेम उनकी मदर जैसे हो रहा है। जैसे उनकी माँ बहुत ही कम पैसा कमा पाती है, जिसमें वो फैमिली सस्टेन भी नहीं कर पाती, फैमिली गुजारा भी नहीं कर पाती, सेम इज द केस विद विलास। नाउ विलास इज ऑल्सो अर्निंग अ मीगर इनकम। बहुत कम पैसा वो कमा पा रहे हैं, वही मछली बेच के। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि ना तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, ना ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान दिया। लेकिन अगर उन्होंने वो चीजें करी होती तो शायद आज वो भी बच्चों अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल पाते, एक बेहतर जीवन दे पाते, लेकिन ये सब तो हो ही नहीं पाया। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा कि यहां पर एक क्रिएट हुई है विशियस साइकिल। क्या क्रिएट हुई है? विशियस साइकिल। मैम विश है क्या इसमें? यस, विशियस साइकिल का मतलब ही ये होता है बच्चों कि जो है उसी में आप फंस के रह गए, गरीबी में फंस के रह गए। माँ बाप गरीब, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान नहीं दिया, कल को बच्चा भी गरीब, गरीब ही पार्टनर, बच्चे की पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे करके एक साइकिल क्रिएट हुई है, विशियस साइकिल, जिससे निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिसमें आप फंसे ही रहोगे, निकल नहीं पाओगे, निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब यहाँ पे आपको आई थिंक बच्चों के अभी तक मैंने कन्विंस कर ही लिया होगा। आप कन्विंस हो गए हैं या मैं और बोलूं? मुझे तो और बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर में और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब बात होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय मेन एंड वुमेन की। अभी तक बच्चों मैंने आपको इतना कन्विंस कर लिया है कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, पैसा कमाना है, अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, तो आपको एजुकेशन, हेल्थ,
स्किल्स, इन तीनों चीजों पे फोकस करना होगा। बट उसी के साथ क्या मैम ऐसे काम लोग करते हैं जिसके थ्रू लोग पैसा अर्न कर पाते हैं, तो यहाँ पे हम उन्हीं कामों की बात करने वाले हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करने वाले हैं, यानी कि वो सारी चीजें जिनको परफॉर्म करके लोग पैसा कमाते हैं, आदमी और औरतें इसको परफॉर्म करके पैसा कमाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज है, 3 मेन सेक्टर्स में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सभी को पता है 3 सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, टर्शरी सेक्टर में सारी सर्विसेज आती हैं। ये 3 सेक्टर होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं। आप लोग जो कि ये सेशन देख रहे हैं मेरे को बताएंगे कि मैम कौन से सेक्टर में काम करती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। ठीक है, आंसर देना कमेंट्स के अंदर। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के भी 2 पार्ट्स होते हैं, कुछ होती है मार्केट, कुछ होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। अब बच्चों, हमारी हर एक्टिविटी जो आप पैसा कमाने के लिए करते हो उसके भी 2 हिस्से होते हैं। एक होती है मार्केट एक्टिविटी, मतलब जो सामान आपने बनाया उसे अगर आप मार्केट में बेच रहे हो, उससे पैसा आपके पास आ रहा है, तो वो मार्केट एक्टिविटी हो गई। लेकिन अगर जैसे सपोज आपने एक टिफिन सर्विस खोली है, अब आप क्या कर रहे हो, टिफिन बना रहे हो घर पे, कुछ टिफिन आप दूसरों को दे रहे हो, उससे आपको पैसा मिल रहा है, बट एक टिफिन है जो आप खुद भी लेकर आ रहे हो अपने साथ खाने के लिए लंच ब्रेक में, उसका आप अपनी मम्मी को कोई पैसा नहीं दे रहे, तो क्या हुआ, वो जो टिफिन आपके लिए बन रहा है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर लिया, खुद से उसको कंज्यूम कर लिया। लेकिन जिस चीज से आपने पैसा कमाया वो हो जाएगी मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, सिंपल सी बात है, मार्केट एक्टिविटी, एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे यू आर अर्निंग मनी एंड जिस एक्टिविटी को परफॉर्म करके आप उसे सेल्फ कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो, दैट विल बी अ नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब यहां पर हम एक और चीज देखते हैं बच्चों, देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर, मतलब कि आदमी और औरत में हमें फर्क देखने को मिल जाता है। मैम हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, लेकिन बच्चों सोसाइटी ऐसे नहीं चलती है। ठीक है, हम लोग देखते हैं सोसाइटी में सारे लोग हमारी तरह इतने ज्यादा डेवलप्ड थिंकिंग के नहीं होते, तो हम लोगों को देखने को मिलता है कि कुछ हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से, कि कुछ सांस्कृतिक और बेसिकली अगर हम हिस्टोरिकल रीजंस की बात करें कि ऐतिहासिक रूप से जो चलता आ रहा है, सदियों से जो चलता आ रहा है, उन रीजंस की वजह से एक भेदभाव देखने को मिलता है आदमी और औरत के बीच में। विमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, मेन वर्क इन द फील्ड्स। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? महिलाएं ज्यादातर बच्चों आपने देखा है कि महिलाएं हाउसवाइफ हैं, घर का काम कर रही है, और आदमी जो है वो घर जाके बाहर का काम कर रहा है, पैसा कमा के ला रहा है। ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? तो हमने देखा है कि हिस्टोरिकल रूप से ही ज्यादातर पेरेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि उनके बेटों को वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो जो है उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, ये सब चीजें। ठीक है, इसी वजह से, और वो लड़कियों को पढ़ाते लिखाते नहीं थे। दैट इज वाई विमेन हैड टू सिट एट होम्स, दे हैड टू डू द हाउस होल्ड कोर्स। ठीक है, वही वाली बात है, एजुकेशन स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर डिटर्मिनेंट्स होते हैं अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल को लेकर, कि जो इंसान कितना कमाएगा इट डिपेंड्स अपॉन द एजुकेशन एंड स्किल ऑफ दैट पर्सन। तो आपने जिस व्यक्ति को वो एजुकेशन और स्किल दी ही नहीं, तो वो क्या कमाएगा, है ना? मतलब कि आपने अगर लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं, आपने उनको एजुकेशन नहीं दी, स्किल्स नहीं दी, तो व्हाट विल दे अर्न? दे विल हैव टू ऑब्वियसली सिट एट होम एंड डू द हाउस होल्ड वर्क। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूं कि हमेशा ऐसे ही होता है कि लड़कियां जो हैं वो क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, इसलिए वो घर में बैठी है। बहुत बारी बच्चों विमेन एक्चुअली वॉलंटरीली, खुद की मर्जी से डिसाइड कि हमें घर पे रहना है, हमें घर का काम करना है, हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अपने पति का जो है ख्याल रखना है, अपने अगर सास ससुर है उनका ख्याल रखना है, घर पे रहना है, ये सब चीजें। तो दैट इज अनदर थिंग कि आप विलिंगली वो चीज कर रहे हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी सी कि अनविलिंगली भी ये चीजें हो रही होती हैं, कि बहुत बारी लड़कियां काम करना चाहती हैं बाहर जाके, बट क्योंकि उनके पास एजुकेशन स्किल नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू डू इट। ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि यार ये तो अपनी मर्जी है कि अगर आपको घर पे रहना है घर पे रहो, बाहर जाके काम करना है वो करो, बट एजुकेशन एंड स्किल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाली चीज हमें देखने को मिलती है, बहुत सी मेजोरिटी ऑफ विमेन है, दे हैव मीगर एजुकेशन, बहुत कम पढ़ाई लिखाई उन्होंने करी है, लो स्किल फॉर्मेशन है। दैट इज वाई लाइक 80% ऑफ द विमेन हु सिट एट होम, उनका ये रीजन हो सकता है कि वो बाहर क्यों नहीं काम करती हैं। ठीक है, ओके नाउ, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर हमको दिखाई दिया। उसी के साथ एक और चीज होती है बच्चों की, जब महिलाएं आदमियों के साथ बराबर हाथ में हाथ मिलाकर नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करती भी है, तो भी बहुत बारी ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों को पैसा कम दिया जाता है एज कंपेयर टू मेन। मैम Why does that happen? अब ये क्यों होता है कि लड़कियों को पैसा कम क्यों दे रहे हो आप? तो यहां पर भी दिक्कत आती है, क्योंकि 2 तरीके के सेक्टर्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। अब बच्चों ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे विमेन विद हाई एजुकेशन स्किल्स पेड एट पार विद द मेन
Among the organized sector, teaching, medicine attract most of the women. Some women have entered administrative and other services, including jobs that need high levels of scientific and technological competence. यार देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस को मानता है, उसके हिसाब से चलता है. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी लोग काम करेंगे, जैसे ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, एमएनसीज में काम कर रहे हैं, या फिर जैसे एक स्कूल में टीचर्स काम कर रहे हैं, तो उनको सेम ही पे स्केल मिलेगा. चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, बराबर उनको जो है तनख्वाह मिलेगी. जितने लड़के को मिल रही है, अगर आप उसी सेम पोजीशन पे काम करो तो लड़कियों को भी उतनी ही तनख्वाह मिलेगी, सेम मिलेगा, एट पार मिलेगा. बट यहाँ पे वही बात आती है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहां ना तो कोई गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन कुछ नहीं माना जा रहा, वहां पर जो है आपको डिफरेंस बिटवीन द सैलरी या फिर इनकम दिखाई देगा. तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर. एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर लो इनकम. इन दिस सेक्टर देयर इज एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम. तो भाई कोई रूल रेगुलेशन मान ही नहीं रहे, ना कोई मैटरनिटी लीव है, ना कोई पेड लीव है. अगर किसी दिन छुट्टी करोगे तो उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा. ठीक है, कोई गवर्नमेंटल रूल्स रेगुलेशंस का पालन नहीं हो रहा है. ऐसी जगह पर अगर महिलाएं काम करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि उनको कम ही पैसा मिलेगा. लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे तो वहां पे अगर इफ दे आर डूइंग द सेम थिंग व्हाट द मेन आर डूइंग, देन दे विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, ये वाली बात आती है. नाउ अब बचा पार्टी यहां पर बेसिकली वही जो शुरू से बोल रही हूं कि तीन चीजें. कौन सी? एजुकेशन, हेल्थ, स्किल. ठीक है, जरा उसकी बात कर लेते हैं. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं बच्चों. हमें अपनी पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या की क्वालिटी को इंप्रूव करना है. देखो, क्वांटिटी तो हमने बढ़ा ही डाली है, बहुत सारी लोग ही लोग हैं, जनता ही जनता. इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, रुक ही नहीं रहे हैं, पैदा ही होते जा रहे हैं बच्चे. ठीक है, लेकिन क्वांटिटी तो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो क्वालिटी पे ही थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं भाई कि हम अपनी जनसंख्या को थोड़ा बेहतर बना दे. तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की अगर मैं बात करती हूं, यहां पर अगेन बच्चों दो डायमेंशंस की हम बात करेंगे, एजुकेशन एंड हेल्थ. द वेरी फर्स्ट थिंग एजुकेशन, जो कि अभी आप इस क्लास को देखकर गेन कर रहे हो. ठीक है, देखिए, क्वालिटी पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन लिटरेसी रेट, health of a person by indicated by life expectancy, skill formation acquired by the people of the country. तीन चीजें. लिटरेसी रेट मतलब पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, कोई कितना पढ़ा है, परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट, वो वाली बात है. हेल्थ ऑफ अ पर्सन, स्वास्थ्य कैसा है, जो कि इंडिकेट कैसे होगा कि कैसा हेल्थ है किसी जगह पर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के तौर पे कि कितने साल तक वो लोग जिएंगे, क्या है वो रेट ऑफ पॉपुलेशन, कितने साल तक लोग जी पा रहे हैं, कैसी मेडिकल सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज हैं, वो सब बताएगा. स्किल फॉर्मेशन बच्चों, क्या क्या स्किल्स लोग गेन कर रहे हैं. तो यहाँ पे वही तीन चीजें हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स. Quality of population ultimately decides the growth rate of the country. Literate and healthy population are obviously an asset for the economy. तो यहाँ वही बात है कि जितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी रहेगी जनसंख्या की, उतना ही ज्यादा वो देश आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा. बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. बिल्कुल सही बात है बच्चों, बिल्कुल सही बात है. इसमें कहीं पर भी मेरे को ड्रॉबैक निकाल के दे दो नहीं. पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा. इंडिया ही नहीं, कोई भी देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा. ठीक है, वो वाली बात आती है. अब अगर एक पॉपुलेशन आपकी लिटरेट होगी, पढ़ी लिखी होगी, हेल्दी होगी, तो वो पॉपुलेशन एक सोसाइटी के लिए या फिर एक इकोनॉमी के लिए एक एसेट बनेगी, एक वैल्यू ऐड करेगा वो इंसान टू दी इकोनॉमी. है कि नहीं? सही बात है ना. चलो आगे देखो. अब बच्चों यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहली चीज जो कि हमारी पॉपुलेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, दैट इज एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन. ओके, एजुकेशन की अगर मैं बात करती हूं, प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन, क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स. तो बच्चों जो प्राइमरी लेवल एजुकेशन होती है, वहां पर एक तरीके से हम कोशिश करना चाहते हैं कि हमारे देश में जो प्राइमरी लेवल एजुकेशन है, हर बच्चे को वो मिले. मतलब हर बच्चे के पास उस एजुकेशन का एक्सेस रहे, कि अगर गांव में भी है तो स्कूल हो भाई, कि ये एक्सक्यूज ना रहे बच्चे के पास कि भाई मैं तो स्कूल इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि मेरे घर के पास स्कूल नहीं है. ये भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए. तो देयर शुड बी अ यूनिवर्सल एक्सेस. दैट मींस एवरीवन शुड हैव द एक्सेस टू स्कूल्स. उनके घर के पास स्कूल होना चाहिए स्कूल में जाने के लिए. ठीक है, वो वाली बात है. दूसरी चीज है रिटेंशन. अब भाई स्कूल में दाखिला तो करवा लिया, लेकिन ये नहीं है कि एक साल पढ़ के अरे ओ मम्मा नाउ आई डोंट वांट टू स्टडी, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, एक साल के बाद स्कूल छोड़ दिया. दैट शुड नॉट बी द केस. मतलब कि बच्चों एक चीज चालू करिए तो उसे खत्म करेंगे. पढ़ाई करना चालू करा है तो पूरा 12वीं कक्षा के बाद जो है हम स्कूल छोड़ेंगे, क्योंकि तब तो स्कूल ही हमको छोड़ देगा, हम क्या ही छोड़ेंगे. तो बच्चे को रिटेन करके रखना, लाइक उसकी पूरी एजुकेशन को कंप्लीट कराना, प्राइमरी लेवल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक, तो उस रिटेंशन पे फोकस करता है. साथ ही में क्वालिटी
क्वालिटी एजुकेशन बच्चों, ये नहीं है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वहां पे टीचर जो है पंखे में ऐसे ही लेटे हुए सो रहे, अरे बच्चों तुम भी सो जाओ, छोड़ो आज अटेंडेंस भी नहीं होगी, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए कि अगर आप जा रहे हो स्कूल में तो आपको उस लेवल की एजुकेशन भी मिले, पढ़ाया जाए, जो आपको पढ़ना है, जो आपका सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ाया भी जाए, समझाया भी जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स। गर्ल्स पे मैम हम लड़के हैं जनाब, है ना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ठीक है, ये वाली बात नहीं है बच्चों कि लड़कों के साथ मैम ये भेदभाव क्यों, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। सिंपल सी बात है कि लड़कियों पे ज्यादा फोकस इसलिए करा जा रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय से हिस्टोरिकली बताया ना कि लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे माँ बाप। सोचते थे यार इसकी पढ़ाई में क्या पैसा खर्चता है, इसकी तो शादी कर देंगे हम लोग, पढ़ाना क्यों है इसको, ठीक है। इसी वजह से लड़कियों को बहुत बारी पेरेंट्स पढ़ाते ही नहीं थे। दैट इज वाई लड़कियों की एजुकेशन पे एक स्पेशल फोकस करा जा रहा है, ज्यादा जोर दिया जा रहा है। नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट, तो गवर्नमेंट के स्कूल्स नवोदय विद्यालय हर जिले में बनाओ बच्चों, ताकि एक्सेस मिले, ताकि बच्चों को एक्सेस मिले, कोई ये एक्सक्यूज ना करे कि हमारे तो घर के पास स्कूल नहीं है, तो बनाओ स्कूल बनाओ, नवोदय विद्यालय बनाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वोकेशनल स्ट्रीम्स डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशनल रिलेटेड ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स। तो वोकेशनल स्ट्रीम्स बनाओ। यार किसी का होता है थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं है कि हम जो है ऐसे रीड नहीं कर सकते, लर्न नहीं कर सकते, वो सब नहीं कर सकते, बट हाँ फिर उनसे प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल जो असली में जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, वैसी स्किल सिखाओ, जैसे कंप्यूटर चलाना, एक्सेल चलाना, तो वो सारी जो चीजें हैं जो कि असली में आपको जॉब में काम आती है, वो सारी चीजें वोकेशनल स्ट्रीम्स के थ्रू बच्चों को सिखाओ, स्किल्स उन्हें प्रोवाइड करो, ताकि जॉब मार्केट में उनकी भी कोई वैल्यू हो, उनको भी नौकरियां मिल सके, वो सब बातें। फर्स्ट प्लान के थ्रू 151 करोड़ रुपीस हमने पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सेक्टर में लगाए थे, लेकिन रिसेंटली 2021 के डेटा के हिसाब से 99,300 करोड़ हम लोगों ने बच्चों पढ़ाई लिखाई पे खर्च दिए हैं। देखो आपकी पढ़ाई लिखाई पे सरकार कितना पैसा लगाती है। साथ ही में लिटरेसी रेट जो था 1951 में, इट वाज जस्ट 18%। जब अपना देश आजाद हुआ था, सबसे पहले चुनाव हुए थे ना देश में, तब पढ़े लिखे ही नहीं थे लोग, ओनली 18% ऑफ द पीपल कुड रीड एंड राइट, दैट मीन्स द लिटरेसी रेट। लेकिन आज के टाइम पे देखो 2018 का डेटा है रिसेंट, 85% पीपल आर लिटरेट, ठीक है, लिटरेसी रेट हो गया 85%, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग यार, इतने बड़े देश में 85% बढ़िया है। साथ ही में एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो जो हमारी बच्चों जीडीपी होती है, ठीक है, उस जीडीपी में से हम कितना पैसा जो है एजुकेशन पे लगाते हैं, 0.64% था 1951-52 में, और उसके बाद 2015-16 का पुराने एडिशन में डेटा है। अगर रिसेंट 2019-20 का डेटा देखें तो 3.1% जो है जीडीपी का हम एजुकेशन पे लगा रहे हैं, एंड ये चीज स्टैग्नेंट है, मतलब कुछ सालों से वही 3% के लगभग ही हम लोग एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, जीडीपी का हिस्सा। लिटरेसी रेट कंट्री में ये भी बताया गया है कितना जो है रिसेंट डेटा के हिसाब से, आपको वैसे मैंने बता ही दिया। केरला रिटेन्ड इट्स पोजीशन। अच्छा बच्चों एक और चीज है, देखो यहाँ पे एक चीज की मैंने बात नहीं करी कि हमारा जो लिटरेसी रेट है ना वो डिफर करता है, लाइक लड़के और लड़कियों के बीच में भी हमेशा डिफरेंस रहेगा। लड़कों का लिटरेसी रेट विल बी हायर देन द गर्ल्स ऑलवेज, मतलब अभी तक तो यही सिनेरियो चलता रहा है, यही ट्रेंड चलता आ रहा है। और वहीं पर एक और चीज देखी जाती है कि रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव वगैरह में लिटरेसी रेट कम रहता है एज कंपेयर टू दी अर्बन एरियाज। शहरों में लिटरेसी रेट थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस रूरल अर्बन एरिया में, मेन मतलब गर्ल्स बॉयज में, ये तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसी के साथ केरला रिटेन्ड इट्स पोजीशन बाय बीइंग ऑन टॉप विद 93.91% लिटरेसी रेट, क्लोजली फॉलोड बाय लक्षद्वीप एंड देन मिजोरम। तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स है बच्चों जहां पर लिटरेसी रेट काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां है? केरला में, हमारे साउथ इंडिया में। ओके नाउ 2018 में एक स्कीम लाई जाती है, समग्र शिक्षा की स्कीम। तो ये ना एक नया एडिशन है किताब में, समग्र शिक्षा स्कीम इन 2018। उद्देश्य क्या था इस स्कीम का, क्यों मैम इस स्कीम को लाया गया? टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। हम ये चाहते हैं कि भाई जो पढ़ाई लिखाई है, स्कूल एजुकेशन जो है, प्री नर्सरी लेवल से लेके 12वीं कक्षा तक, उस स्कूल एजुकेशन की पढ़ाई लिखाई को और इंप्रूव करा जाए, क्वालिटी और बेहतर बनाई जाए। ये नहीं कि टीचर जो है पंखा ऐसे ऐसे करके चले गए, चलो बच्चों आ जाओ, आ गए ना स्कूल, 6 घंटे बिताओ स्कूल में और घर जाओ अपने, ये नहीं होना चाहिए बच्चों। तो क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन को इंप्रूव करना इज द एम, कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो कुछ सीख के आ रहा है, पढ़ के आ रहा है, कुछ उसका डेवलपमेंट भी हो उस चीज से, नहीं तो व्हाट इज द पॉइंट? कोई टाइम पास करने थोड़ी ना स्कूल में जा रहे हैं कि अरे चलो अपने दोस्तों से मिल लिया, चलो घर चल लेते हैं हम, ये नहीं, ठीक है। साथ ही में इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्विटेबल लर्निंग आउटकम्स। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है बच्चों समग्र शिक्षा का जो ये बेसिकली
पॉलिसी आई थी या फिर ये जो प्लान था, इसके हिसाब से इक्वल अपॉर्चुनिटीज, कि सभी के पास ये अवसर हो कि वो लोग स्कूल जा सके, पढ़ लिख सके, एंड इक्विटेबल लर्निंग आउटकम्स, कि सभी को जो है, सभी को बराबर तौर से मतलब पढ़ाई लिखाई वो कर पाए, लर्निंग आउटकम्स भी आने चाहिए कि सभी जो लोग हैं वो एक क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल सके। ठीक है, तो इस चीज पे फोकस करा गया था इस पर्टिकुलर चीज के थ्रू। उसी के साथ सभी को पता है द वेरी वेरी फेमस सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा मतलब सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, इस चीज का अभियान चलाया गया था। टाइम बाउंड इनिशिएटिव था बच्चों। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी, तो जो प्राइमरी लेवल एजुकेशन है वो प्रोवाइड करनी थी टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। तो भाई 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं, जो एलिमेंट्री एजुकेशन वाला स्टेज होता है, वहां तक सभी बच्चों को पढ़ाना है। और ये बिल्कुल एक टाइम बाउंड चीज थी बच्चों। बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, कि जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसके द्वारा स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी थी कम्युनिटी के साथ, फॉर द गोल ऑफ अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये ठान लिया था कि 2010 तक, मतलब टाइम बाउंड है कि वहां तक समय है, 2010 तक हमको जो है सभी जो कि 6 से 14 साल के एज ग्रुप के बच्चे, सभी को जो है एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, चलो इसके बाद इसी के साथ बच्चों हमारा मिड डे मील स्कीम भी आया। मिड डे मील स्कीम के आने से एक बहुत बढ़िया चीज हो गई कि आपको जो है स्कूल में खाना भी प्रोवाइड करा जा रहा है। मैम इससे क्या होगा कि भाई बच्चा अगर स्कूल नहीं आ रहा पढ़ाई लिखाई के डर से कि हमें पढ़ाई नहीं करनी, तो एटलीस्ट जो गरीब घर का बच्चा है बच्चों, वो ये सोचकर स्कूल आएगा कि मुझे वहां खाना मिलेगा। क्योंकि गरीब घर के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मतलब गुजारा कैसे करे इस चीज का सोचते हैं। तो वो बच्चा स्कूल ये सोच के आ रहा है कि यार मेरे को तो खाना मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, बैलेंस डाइट मिलेगी, वो सब चीजें। तो मिड डे मील स्कीम को इंप्लीमेंट करा गया है ताकि अटेंडेंस इंकरेज करी जा सके और रिटेंशन भी इंकरेज करी जा सके। मतलब कि ज्यादातर बच्चे स्कूल में आए भी और हम उन्हें रिटेन करके रख सके। मतलब कि ये नहीं है कि बच्चा 1 साल आ रहा है फिर निकल रहा है स्कूल से, या 2 साल स्कूल अटेंड करके फिर भाग रहा है। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए हमें। अगर उसने ज्वाइन करा है स्कूल तो उसकी पूरी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद वो स्कूल से जाए, तो उसको तब तक रिटेन करके रखना है, अपने साथ पकड़ के रखना है। ठीक है, वो वाली चीज। और साथ ही में अटेंडेंस बढ़ाने के लिए इस मिड डे मील स्कीम को भी लाया गया। तो ये सारी चीजें करी गई हैं। बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इंप्रूव होंगे, उनकी जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी और एजुकेशन भी इंप्रूव होगी। एक तीर से 2 निशाने मार दिए गए। उसी के साथ along with it bridge courses back to school camps initiated to increase the enrollment in elementary education। तो वही बच्चों जो 14 साल तक की पढ़ाई लिखाई होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन, उसकी बात हो रही है कि ब्रिज कोर्सेज बनाए गए। जैसे किसी बच्चे ने 3री कक्षा तक पढ़ाई करी थी पर अब उसकी उम्र हो गई है 8वीं क्लास की, कि अब उसको 8वीं क्लास में होना चाहिए था, पर बीच में उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो भाई 3री के बाद 8वीं का कैसे, मतलब वो जो ब्रिज कोर्स है कि बीच में आपने जितना मिस आउट कर दिया वो सारी चीज पढ़ाने के लिए ब्रिज कोर्सेज लगने लगे। साथ ही में बैक टू स्कूल, कि अगर किसी ने स्कूल छोड़ दिया तो उसके लिए बैक टू स्कूल कैंप्स, कि भाई फिर से आओ स्कूल में, तो ताकि एनरोलमेंट बढ़े, फिर से बच्चे जो है दाखिला ले सके, स्कूल में आ सके, पढ़ाई लिखाई कर सके, उन चीजों के लिए। 12th प्लान एंडेवर्ड टू रेज द कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स। तो 18, अब बच्चों ये नहीं है कि सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन की जो प्राइमरी लेवल तक एजुकेशन है उसी की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद में जो सेकेंडरी लेवल एजुकेशन है, सेकेंडरी भी नहीं बोलूंगी मैं, कॉलेज लेवल की बात करूंगी, तो कंट्री का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, वही दाखिले का जो रेशियो है हायर एज ग्रुप में, 18 से 23 साल के एज ग्रुप में, इसको भी बढ़ाने की कोशिश करी गई थी। कि ये नहीं है कि बच्चा जो है बस स्कूल में वो 9वीं 10वीं क्लास तक पढ़े और फिर उसके बाद बाय बाय टाटा, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उस बच्चे को आगे की पढ़ाई भी करनी है, उसको जो है उसको कॉलेज में भी जाना चाहिए, फिर हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्किल्स लेना, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। दैट इज वाई जो 18 से 23 साल की उम्र है वहां पर भी एनरोलमेंट बढ़ाने की कोशिश करी जाती है 12वें प्लान के थ्रू, और ये बढ़ती भी है। 27% हो गई थी 2020-2021 में। Strategy focuses on increasing access, quality adoption of state-specific curriculum modification, vocationalization and networking on the use of information technology। तो यार ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं फोकस किस पे कर रही हैं कि एक्सेस क्वालिटी इंक्रीज हो, ज्यादातर लोग जो हैं स्कूलों तक पहुंच सके, कॉलेजेस तक पहुंच सके, एंड क्वालिटी इंक्रीज होनी चाहिए। ये नहीं है कि गंदी क्वालिटी की आपको पढ़ाई लिखाई मिल रही है, अच्छे से आपको पढ़ाया जाए, समझाया जाए चीज़ों को। अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग करिकुलम, क्या क्या सिलेबस है उस चीज़ में मॉडिफाइड होना चाहिए। ठीक है, वोकेशनलाइजेशन, वही जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, वो आपको सिखानी चाहिए। साथ ही में नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यार इंटरनेट, हम तो मैम 1 सेकंड दूर नहीं होते इंटरनेट से, तो वही उसी इंटरनेट को यूज करके कैसे जो है आप अपनी लाइफ में बच्चों मतलब और भी चीजें सीख सकते हो, इंटरनेट को यूज करना, कैसे उसकी मदद से पढ़ाई लिखाई हो सकती है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, उन सभी पे जो है फोकस किया
जा रहा है और एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा रहा है। Also focuses on distance education, convergence of formal, non-formal, distance, IT educational institutions. तो distance education कि अगर आप कोई नौकरी वगैरह कर रहे हो, उसके साथ आपको कोई पढ़ाई करनी है, या फिर आप जो है आप नहीं जा सकते स्कूल ऑन अ डेली बेसिस किसी रीजन की वजह से, तो बच्चों घर पे बैठ के पढ़ाई करो और जब एग्जाम होते हैं बस वो एग्जाम देने के लिए चल जाओ। तो डिस्टेंस एजुकेशन, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस, IT एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस, वो आपको पढ़ाई लिखाई वहां पे कर सको। ओवर द पास्ट 50 years, पिछले 50 सालों में देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ in the number of university and institutions of higher learning in specialized areas. तो हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस की भी डेवलपमेंट हुई है ताकि बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई कर सके। तो देखो ये बताया जा रहा है कि कितनी ज्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं पैसा खर्च के, स्कूल्स बना के, कॉलेजेस बना के, पॉलिसीज प्रोग्राम्स लाके कि बच्चे हमारे पढ़ लें, किसी तरीके पढ़ लें वो, है ना, और हमारी जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो और बेहतर हो जाए। ठीक है बच्चों, कि हर एक व्यक्ति तक, ये तो चलो मजाक हो गया, बट हर एक व्यक्ति तक, हर एक बच्चे तक एजुकेशन को पहुंचाना, सबको पढ़ाई लिखाई करवाना, ये क्या है, उद्देश्य है हमारी सरकार का भी और इतने सारे प्लान्स का भी। ओके, आगे अगर हम चलते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। Every firm wants to maximize profit. Health of a person helps him to realize his or her potential ability to fight illness. बच्चों देखो, कोई भी इंसान पढ़ाई लिखाई भी कर लेगा, उसकी नौकरी भी लग जाएगी, पर अगर वो पूरे टाइम बीमार रहता है, मैं आ जाई और अगले 6 दिन तक मेरे को फीवर है, मैं नहीं आ पाऊंगी, तो भाई क्या होगा, क्या होगा उस चीज से, मेरा ही नुकसान हो रहा है और उस कंपनी का भी नुकसान हो रहा है जिसने कि मेरे को काम पे रख लिया। कि भाई ये मैंने कैसे इंसान को काम पे रख लिया है कि वो तो भाई ना तो काम पे आता है ना तो काम करता है, बस बीमार ही पड़ा रहता है, पूरे टाइम बीमार पड़ा है, हमारी हेल्थ ठीक नहीं है। तो बच्चों क्या होगा इस चीज से, आपका भी नुकसान हो रहा है और जहां पर आप काम कर रहे हो उनका भी नुकसान हो रहा है। तो एवरी फर्म, हर कंपनी अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है और वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब हो पाएगा जब वहां के जो लोग काम कर रहे हैं वो ढंग से काम करेंगे, वो अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करके काम करेंगे, जितना वो काम कर सकते हैं। फुल पोटेंशियल होता है जितना मैं काम कर सकती हूँ उतना अगर मैं काम करूंगी, सारे अगर लोग उतना उतना काम करेंगे, तब जाके वो कंपनी भी कुछ कर पाएगी और तब जाके वो इंसान भी अपने फुल पोटेंशियल को यूज करके जब काम करेगा तभी सही हो पाएगा वो। ठीक है, तो हेल्थ ऑफ अ पर्सन, एक इंसान का जो स्वास्थ्य है वो उसको अपने पोटेंशियल को रियलाइज करवाता है कि अगर मैं हेल्दी रहूंगी, दैट मीन्स हेल्दी रहकर ही मैं जो कर सकती हूँ उतना कर पाऊंगी, नहीं तो अगर मैं बीमार रहूंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और साथ ही में अगर आप हेल्दी रहोगे तो आप फाइट कर पाओगे विद इलनेस। इफ यू आर अ हेल्दी पर्सन, अगर आप बीमार हो भी जाते हो तो आप दो तीन दिन बाद खुद से ठीक हो जाओगे, ये नहीं कि बीमार पड़े रहोगे, वो वाली चीज है। ठीक है, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, वो सब चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए, हर किसी को ध्यान देना चाहिए। नाउ ही और शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज और हर आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वही बीमार पड़े रहोगे तो पूरे तरीके से काम भी नहीं कर पाओगे, ज्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाओगे टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहां आप काम कर रहे हो उसकी ग्रोथ में भी आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। हेल्थ इस वजह से एक इंडिस्पेंसिबल बेसिस है, बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। यू कैन नॉट इग्नोर योर हेल्थ, यू कैन नॉट इग्नोर योर वेलबींग, ठीक है, यू हैव टू बी हेल्दी। तो यहाँ पे वही हेल्थ की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, हेल्थ इज वेल्थ बोला जाता है, वो बात बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है उस बात में, बिल्कुल सही बात है। इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस पॉपुलेशन इज अ प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। लोगों का स्वास्थ्य सही रहे, ये देश की जो है प्रायोरिटी होती है, देश को ये काम करना ही पड़ेगा लोगों की स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। हमारी जो नेशनल पॉलिसी एम्स एट इंप्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशनल सर्विस विद स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे बच्चों जो देश की नेशनल पॉलिसी है उसका फोकस यही रहता है कि वो क्या करे, नेशनल पॉलिसी का एम, ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को हेल्थ केयर तक का एक्सेस मिले, कि छोटा सा क्लिनिक, हेल्थ केयर क्लिनिक या फिर कोई हॉस्पिटल आपके आसपास हो, कि अगर आप किसी दिन बीमार पड़ते हो तो ये नहीं है कि भाई कुछ है ही नहीं आसपास, क्या करे, कैसे इलाज करे, कोई जड़ी बूटी लेकर आओ, ठीक है, वो सब। अब यहाँ पे ऑब्वियसली वी नीड टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, अपने पूरे परिवार का हम स्वास्थ्य का ख्याल रख सके, न्यूट्रिशनल सर्विस हम प्रोवाइड कर सके, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खाना खाओगे तभी स्वस्थ रहोगे, वो सब चीजें। फोकस, स्पेशल फोकस है ऑन द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट। अंडर प्रिविलेज्ड मतलब कि बच्चों जो लोग ऐसे हैं जिनको विशेष अधिकार नहीं मिले हुए हैं, जो कि बहुत एक बुरी स्थिति में अपना गुजारा कर रहे हैं, जिनके पास 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है, तो उन लोगों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है ताकि उन्हें जो है बच्चों एक अच्छा न्यूट्रिशन और एक अच्छा हेल्थ केयर मिल सके, कि अगर कभी वो भी बीमार पड़ते हैं तो उनका जो है इलाज हो सके। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है।
लास्ट 5 डिकेड्स यानी कि पिछले 50 सालों में इंडिया हैज बिल्ट अ वास्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हैज डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर। सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, उसके लिए हमने जो है लोगों को इकट्ठा कर लिया है, मैन पावर बना ली है बच्चों कि हमारे जो बहुत से लोग हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड ऑल द स्टाफ जो कि है हमारे पास, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सेंटर्स में काम कर सकता है, ठीक है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकता है, वो वाली चीज़ है। तो हमने बहुत अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करा है, वो सब चीज़ें भी करी हैं। These measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years 2014 में, और 2021 की बात करें तो 67.2। तो अगर बच्चों अभी हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो बेसिकली एक कंट्री के अंदर लोग एवरेज कितने तक जीते हैं, तो वो एवरेज निकाल के ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकाली जाती है कि इन द नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, कितना आप इस देश में रह के एक्सपेक्टेड हो कि कितने तक जियोगे। तो वो एवरेज नंबर इज राइट नाउ करंटली 2021 में 67.2 इयर्स। तो दिस इज द एवरेज, ठीक है। नाउ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होता है कि 1 साल का बच्चा हुआ उससे पहले का जो डेथ रेट है, कि बच्चा पैदा हुआ एंड विद इन द फर्स्ट ईयर कितने बच्चे मर रहे हैं, तो दैट इज द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट का डेथ रेट होता है बेसिकली। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि ये जो है 147 हुआ करता था 1951 में, 1000 लोगों के हिसाब से निकाला जाता है, 1000 में से 147 बच्चे ऑन एन एवरेज बेसिस मर जाते थे 1 साल पूरा होने से पहले ही। लेकिन अभी देखो कितना कम हुआ है, 28 पर 1000 चिल्ड्रन इन 2020, ठीक है, 28 पर 1000 इस तरीके का रेट हो गया है 2020 में। क्रूड बर्थ रेट्स ड्रॉप टू 20, डेथ रेट्स टू 6 विद इन द सेम ड्यूरेशन। तो डेथ रेट्स कम हुए हैं और बर्थ रेट्स भी कम हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, इंप्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है और डेथ रेट्स कम होते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों, है ना, इसी से हमारा हेल्थ केयर इंप्रूव हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें आपको याद रखने हैं। अब हम एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज बेरोजगारी। आपने जैसे बच्चों उस कहानी में देखा था शकल की, है ना, कि उनके एक अंकल थे और वो अंकल घर पे बेरोजगार बैठे रहते थे। अंकल का नाम मुझे बताना, ठीक है। वो अंकल घर पे बेरोजगार बैठे रहते थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी कर रखी थी, लेकिन फिर भी बेरोजगार बैठे रहते थे। तो क्या होता है ना, इससे हमारी पॉपुलेशन एसेट बनने की बजाय लायबिलिटी बन जाती है। अगर बच्चों लोग एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स सब गेन भी करके घर पे बैठे हैं, सोफे पे आराम से टीवी देख रहे हैं, तो क्या होगा, उससे हमारी पॉपुलेशन कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है टुवर्ड्स आवर कंट्री, अपने लिए भी नहीं कर रही, देश के लिए भी नहीं कर रही कुछ। तो वही बात है कि वहां पर वो पॉपुलेशन एक लायबिलिटी बन जाएगी, देश पे बोझ बन जाएगी, वो वाली चीज है। इट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब एक इंसान काम भी करना चाहता है, जो पैसा मार्केट में मिल रहा है उस पर वो काम करने को तैयार है, बट कोई नौकरी ही नहीं है उसके लिए। मैं काम करना चाहती हूं, चाहत होनी चाहिए एक तो मन के अंदर, ठीक है, कि मेरे को काम करना है, जिस पैसे पे काम मिल रहा है उस पैसे पे काम करना है, और अगर मेरे को काम ना मिले दैट मीन्स आई एम अनएम्प्लॉयड। जो इंसान काम करना ही नहीं चाहता है वो अनएम्प्लॉयड कैसे है, वो तो बैठा है भाई, वो तो उसको कोई परवाह ही नहीं है, दुनिया की चिंता ही नहीं है। इन द केस ऑफ इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट हमको रूरल अर्बन दोनों ही एरियाज में दिखती है, गांव में भी दिखती है, शहरों में भी दिखती है, अलग अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट दिखती है। नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स। हम लोग देखते हैं अर्बन एरियाज के अंदर बच्चों हमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देती है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि लोग पढ़े लिखे हैं और उनको अपने हिसाब की नौकरी नहीं मिल रही, तो पढ़ाई लिखाई करके बैठे हैं, घर पे डिग्रियां लेके बैठे हैं, डिग्रियों को फ्रेम करके बैठे हैं, बट कोई जॉब नहीं है। अर्बन एरियाज में ज्यादातर आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, और रूरल एरियाज में आपको 2 तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। एक होती है सीजनल। सीजनल का मतलब है कुछ महीने काम है फिर काम ही नहीं है, मतलब कुछ महीने तक रोजगार है फिर कुछ महीने हम खाली बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कब काम आएगा कब काम आएगा। और दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बारी हमने पढ़ रखा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मैं आपको बताती हूँ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कि जैसे खेत है, इस खेत में जरूरत सिर्फ 2 लोगों की है, 2 लोग भी काम करेंगे तो पूरा काम हो सकता है, भाई छोटा सा ही खेत है, लेकिन वहां जबरदस्ती और आपने 3 लोगों को रख लिया, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, 2 ऐसे और बड़े लोग हैं, 3 लोग और रख लिए, भाई इतना तो बड़ा खेत नहीं है जितने आपने लोगों को रख लिया है। तो हर किसी का ना पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है, कि हर कोई जितना काम कर सकता है उतना कोई काम नहीं कर पा रहा, हर कोई थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है और फिर घर को चल दे रहा है। तो यहाँ पर लोगों का जो पोटेंशियल है काम करने का वो वेस्ट हो रहा है। लोगों की एक तरीके से हम बोल सकते हैं जितना वो काम कर सकते हैं उतना वो काम कर नहीं पा रहे हैं, और ये एक एक्स्ट्रा लेबर का केस है, एक्स्ट्रा लेबर है, इतनी लेबर तो चाहिए ही नहीं। तो बच्चों दिस इज अ केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप ये 3 एक्स्ट्रा लोगों को बाहर भी निकाल दोगे
तो भी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी वहां की इनकम जो जनरेट होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 लोग भी मिलके उतना ही कमा लेंगे जितना 5 लोग मिलके कमाएंगे। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दीज 3 पीपल, निकालो इनको बाहर, ठीक है, वो वाली चीज है। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है, बहुत ही गलत चीज है यहाँ पर, वही बात है। लेकिन दिक्कत यही है ना बच्चों की, क्योंकि उन लोगों के पास भी काम कहीं और नहीं होता, तो वो सिर्फ थोड़ा दिखावा करने के लिए वहां पे काम कर लेते हैं, वो वाली दिक्कत है। अब अनएम्प्लॉयमेंट से होता क्या है, व्हाट डज अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अनएम्प्लॉयमेंट? तो देखिए, इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। आपके जो लोग हैं वेस्ट हो रहे हैं। वो हो सकता था कि जो इंसान अभी बेरोजगार बैठा है, अगर उसे आप काम दो तो शायद वो महीने का 10-20 हजार कमा ले, बट क्योंकि उसके पास काम नहीं है तो उसका वेस्टेज हो रहा है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है टुवर्ड्स द इकोनॉमी। जो लोग एक एसेट थे वो एक लायबिलिटी बन के रह गए। जो लोग शायद बच्चों काम करते, अगर उनके पास काम होता, पैसा कमाते, देश के टुवर्ड्स वो पैसा कंट्रीब्यूट करते, लेकिन अब वो लोग लायबिलिटी बन गए हैं, वो लोग बोझ बन के रह गए हैं। मन नहीं है उनका, उनको काम चाहिए बट उनके पास काम ही नहीं है, तो बोझ बन के रह गए हैं। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, डिस्पेयर अमंग द यूथ। और बच्चों जो यूथ होती है, जो यंग लोग होते हैं, जो बहुत पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, उनके पास जब नौकरी नहीं होती तो उनके अंदर ना एक वो डिप्रेशन आ जाता है, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो उनकी उम्मीद खो बैठते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि यार क्या ही होगा, हमारा कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में, दुखी हो जाते हैं, डिस्पेयर, ठीक है, वो सारा माहौल खराब हो जाता है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। अब पैसा ही नहीं कमाएंगे तो परिवार को सपोर्ट कैसे करेंगे, परिवार को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। और बच्चों सबसे बड़ी दिक्कत तब है जब आपकी जो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है, जिसको तो भाई हमने रिसोर्स बनाया था एजुकेशन हेल्थ स्किल्स प्रोवाइड करके, वो घर पे जो है बेरोजगार बैठी है, उसके पास कोई काम नहीं है। अब यार मैं एक बात बताओ, मैं इंजीनियरिंग वगैरह की डिग्री लेके बैठी हूँ और मेरे को कोई जॉब दे के आपको ना यहाँ पे जाके जो है क्या करना है, 2 बारी घंटी बजानी है, ठीक है, आपको यहाँ पे बेल रिंग करनी है, या फिर आपको उसके बाद जो है अटेंडेंस मार्क करनी है लोगों की। मैं कहूँगी यार मैंने इतनी डिग्री इसलिए इस दिन के लिए ली थी कि मैं ये सब काम करूँ। तो वो वाली चीज है कि आपको कुछ भी नौकरी मिलेगी वो थोड़ी ना लोगे आप, आपको अपने डिग्री के हिसाब से नौकरी चाहिए, वो वाली बात आती है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही, जो एजुकेटेड ऑलरेडी है, दैट मीन्स इट्स अ ग्रेट सोशल वेस्ट, बिकॉज दे कैन contribute so much towards the society but they are just sitting idle, घर पे वो बैठे हैं बस बिना कुछ काम करे, वो वाली चीज है। आगे देखो, डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस। अब बच्चों हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे देश के अंदर है ना, इस तरीके से 100% लोग हैं, 100% में से सिर्फ हम बोलते हैं 20 तो बहुत ही कम बोल दिया मैंने, सपोज 40% लोग काम कर रहे हैं और बाकी 60% बेरोजगार बैठे हैं, तो सारा कंट्री का पैसा ये 40% अर्न कर रहे हैं, सारा का सारा बोझ जो है अनएम्प्लॉयड लोगों का इन पे आ गया, इन 40% लोगों के ऊपर जो अनएम्प्लॉयड है उनका भी बोझ आ गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल ऑफ सोसाइटी एडवर्सली अफेक्टेड। ऑब्वियसली बच्चों जब आप पैसा नहीं कमा पाओगे, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफी लो रहेगा, आप अपने मनपसंद चीजें खरीद नहीं पाओगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे जिंदगी को, हर खर्चा करने से पहले सोचोगे, एक बहुत ही मिनिमल तरीके से खर्चे कर पाओगे, तो आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी खराब होगी और सोसाइटी का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खराब होता रहेगा अगर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए तो। When a family has to live on a bare subsistence level, there is general decline in the health status, rising withdrawal from the school system. Yes, देखो, it basically adversely affects everything else. आप जब पैसा नहीं कमाओगे, when you will not earn money, तो आप एक bare subsistence level पर रहोगे। bare subsistence level होता है कि बेसिक जो चीज होती है, रोटी कपड़ा मकान, बस थोड़ा बहुत भाई जो खर्चा हो गया उस पर कि भाई 2 वक्त की रोटी आ जाए उतना ही खर्चा कर पा रहे हो। अब भाई पैसा ही नहीं है, जैसे विलास के केस में था कि माँ पैसा तो कमा रही है बट इतना पैसा नहीं है कि बेटे का इलाज करा सके, तो ऑब्वियसली जब पैसा नहीं होगा, बहुत बहुत ही मिनिमम आपको खर्चे करने पड़ेंगे, आप अपनी हेल्थ केयर पे स्पेंड नहीं कर पाओगे, अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाओगे और फिर आप बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजोगे। विड्रॉल फ्रॉम द एजुकेशन, या मतलब उस टाइम आप सोचोगे कि यार मेरे लिए अभी प्रायोरिटी पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, मेरे लिए प्रायोरिटी अपने आप को सस्टेन करना, तो कुछ भी नौकरी इधर उधर मिले मैं वो करने को तैयार हो जाऊंगी, पढ़ाई लिखाई मैं नहीं, उसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट कर सकता या टाइम नहीं वेस्ट कर सकती। तो हेल्थ और एजुकेशन से भी आप विड्रॉ करने लगोगे जब आपके पास पैसा नहीं होगा, जब कामकाज नहीं होगा, ठीक है, वो सारी दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पर ऑब्वियसली दिस आर द प्रॉब्लम्स विद अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन एक सवाल के साथ में जा रही हूँ, सवाल है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो इन इंडिया। और ये सवाल के साथ बच्चों मैं आप लोगों को छोड़कर जाऊंगी कि बेरोजगारी का रेट इंडिया में कम क्यों है।
हमने देखा कि इंडिया में बहुत सारी बेरोजगारी है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी है, उसी के साथ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी है। इतनी सारी बेरोजगारी के होने के बावजूद भी भारत देश में अनएम्प्लॉयमेंट जब आप देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम क्यों दिखाई देता है? हमें ऐसा दिखाई देता है कि बेरोजगार बहुत कम लोग हैं, मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं, बट आप सभी को पता है कि बेरोजगारी भी बहुत सारी है। तो फिर ये डेटा हमें अलग सा क्यों दिख रहा है, उलट पुलट क्यों दिख रहा है? इसका आंसर आप लोग थोड़ा सा सोचिए और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। एंड आई विल सी यू गाइज, आई जस्ट होप दैट यू गाइज हैड अ लॉट ऑफ फन आज की हमारी इस क्लास में। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, समरी मैं आपको देती हूँ, उसी के साथ यहाँ पे आ जाते हैं हमारी थैंक यू स्लाइड पर। यार ध्यान से मेरी बात को सुनना, इस चैप्टर के अंदर हमने बात करी कि अगर एक इंसान को हमें एक रिसोर्स बनाना है, एक एसेट बनाना है, तो उसको हमें 3 चीजें प्रोवाइड करनी होंगी, एजुकेशन, एक अच्छी हेल्थ और स्किल्स। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, बट असलियत में ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो तो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दिक्कत हो रही है, वहां ज्यादा पैसा भी नहीं मिल रहा है, ज्यादा काम भी नहीं मिल रहा है। आदमी औरत के बीच में भी थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, आदमियों को ज्यादा पैसा दे दिया जाता है, औरत को कम, ठीक है। इस तरीके से एक डिविजन ऑफ लेबर हमको दिखाई देता है। उसके आगे हम चले, हमने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करी, एजुकेशन की बात करी, कितना ज्यादा सरकार खर्चा कर रही है एक्सेस क्वालिटी इंप्रूव करने में, एलिमेंट्री एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने हेल्थ की बात करी कि अच्छा हेल्थ होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एक इंसान के लिए, ताकि वो अपने ट्रू पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर सके, अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वहां पर अपना पूरा योगदान दे सके, कंट्रीब्यूट कर सके उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और उसी के साथ बच्चों हमने एट द एंड देखा अनएम्प्लॉयमेंट। What 3 kinds of unemployment exist? रूरल एरिया में सीजनल डिस्गाइज, अर्बन एरिया में एजुकेटेड। बहुत बुरी चीज है, एक इंसान जो काम करना चाहता है एट द गोइंग वेजेस वो काम नहीं कर पा रहा, प्रॉब्लम्स कितनी सारी आ जाती हैं वो भी हमने देखा है अनएम्प्लॉयमेंट से। लेकिन एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ और इसी के साथ हमारा सेशन हो जाता है कंप्लीट। तो बच्चों थैंक यू सो मच आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू चैप्टर। दिस इज योर ज्वालामुखी मैम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। टेक केयर एंड बाय बाय। बाय।